अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सकलैन अली और आप देख रहे हैं एसबी कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है या आज की हमारी जो डिस्कशन है वो एक बड़े ही संगीन मसले, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में है, जिसे हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज या साइंटिफिक लैंग्वेज में डायबिटीज मिलाइटिस भी कहते हैं और हम उर्दू में इसको ज़ियाबितस यानी लेमन लैंग्वेज में हम इसको शुगर भी कहते हैं। ये जो डिजीज है या ये जो बीमारी है, ये बेसिकली एक साइलेंट किलर के तौर पर काम करती है। अब हमारा जो बेसिक जो टॉपिक था वो क्या था कि क्या क्या फंक्शंस में चेंज आते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं इस डायबिटीज मिलाइटिस जैसे मॉन्स्टर की वजह से हमारी बॉडी को। मैंने इसको मॉन्स्टर कहा है बिकॉज ये एक मॉन्स्टर, ये एक जल्लाद है जो कि आपकी बॉडी के हर फंक्शन को खत्म कर रहा है। इससे बचना भी आपने, ये भी बात याद रखें। हम बात करते हैं, कंसर्न अलग है। इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं, ठीक है। मैं एक बात आपको बताता हूँ कि आपकी बॉडी में हर जगह ब्लड वेजल्स के जाल की तरह जो है ना, कुछ वेजल्स जो है ना आपकी बॉडी में पड़ी हुई हैं। वो वेजल्स का काम क्या है? उन वेजल्स का काम है ब्लड को सप्लाई करना आपकी सारी की सारी बॉडी में। उनमें से कुछ हैं जिनको हम कहते हैं मैक्रो यानी बड़ी वेजल्स, मैक्रो वेजल्स, और कुछ होती हैं जो कि छोटी होती हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रो वेजल्स। क्लियर हुआ? अब मैं आपको बताता हूं, अगर डायबिटीज मेलाइटिस किसी को हो गया है, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी और ग्लूकोज ब्लड में बढ़ता जाएगा। जैसे ग्लूकोज ब्लड में बढ़ेगा तो हमारे पास जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा। क्लियर हुआ? अब ब्लड का वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है, इन टर्न हमारे पास क्या हो सकता है? कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेजल्स हैं, बड़ी और छोटी ब्लड वेजल्स, उसमें ब्लॉकेज कॉज कर सकते हैं इस डायबिटीज मेलाइटिस जैसे मॉन्स्टर की वजह से। अब वो काम कैसे होता है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंजियोपैथी। इन मेडिकल टर्म एंजियोपैथी एक ऐसा जो है ना कंडीशन है या एक ऐसी पैथोलॉजी है, एक ऐसी डिजीज कंडीशन है। एंजियो का मतलब हम लेते हैं कि ब्लड वेजल के अंदर जो है ना कुछ डिजीज कॉज हो जाना, ठीक है। वो चाहे स्टेनोसिस हो सकती है, मतलब कि आपकी ब्लड वेजल टाइट हो सकती है, उनके जो ओपनिंग है वो नैरो हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को जो ब्लड है वो कम मिलता है। जब बॉडी को ब्लड कम मिलेगा दैट्स वाई आपकी बॉडी में तो भाई ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी जो कि ब्लड का काम है, और आपकी बॉडी में खून की भी कमी हो जाएगी, तो भाई आपको इस्कीमिया हो जाएगा और आपको एनीमिया हो जाएगा और डिफरेंट इस तरह से डिजीज कॉज हो जाएंगे, आपको हाइपोक्सिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से, इससे बचने के लिए आप फिर कुछ प्रिवेंशन यूज करते हो। तो वो प्रिवेंशन अगर ना यूज करें तो फिर क्या होता है? एंजियोपैथी होती है। और एंजियोपैथी की वजह से पता आगे क्या होता है? एंजियोपैथी बेसिकली दो टाइप्स की होती है। एक एंजियोपैथी जिसको हम कहते हैं मैक्रोवेस्कुलर एंजियोपैथी, मतलब कि आपकी बड़ी जो वेजल्स है बॉडी में उसमें ब्लॉकेज हो जाना या उसमें कोई डिजीज कॉज हो जाना। और एक होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोवेस्कुलर एंजियोपैथी, यानी आपकी बॉडी में जो छोटी वेजल्स हैं, छोटी ब्लड वेजल्स जो कि ब्लड को कैरी कर रही हैं, ब्लड को लेकर जा रही हैं, आ रही हैं, उनमें अगर कोई मसला आ जाए, उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाए, कोई स्टेनोसिस हो जाए, कुछ भी डिजीज, कुछ अल्सरेशन उसमें हो जाए या कुछ उसमें डैमेज आ जाए, इंजरी आ जाए, तो फिर क्या हो सकता है आपका? ड्यू टू डायबिटीज मेलाइटिस, क्योंकि ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन आगे आपकी बॉडी में ज्यादा हुई है, आपके ब्लड में ज्यादा हुई है, तो आपका ब्लड जो है ना उन पोर्शन तक ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा ड्यू टू ब्लॉकेज। तो ये एंजियोपैथी दो टाइप्स की है। अब हम देखते हैं, अगर तो हमारी बॉडी में बड़ी यानी मेजर जो ब्लड वेजल्स हैं उसमें अगर डिजीज आ जाए कोई ड्यू टू डायबिटीज मेलाइटिस, तो फिर क्या हो सकता है हमें, या हमें क्या क्या चीजें फेस करना पड़ती है? हमारी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं अपने हार्ट के। हम जानते हैं कि हार्ट बेसिकली क्या काम करता है? सारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, सर्कुलेट करवाता है ब्लड को ड्यू टू पंपिंग एक्शन, यानी कि हार्ट का अपना पंपिंग एक्शन होता है, इस वजह से ये जो है पंप करवा सकता है। अब क्या हुआ, हमारी बॉडी में जो बड़ी बड़ी ब्लड वेजल्स है, मैं आपको कहता हूं कि वो वाली वेजल्स जो कि हार्ट से डायरेक्ट लेकर जाती हैं ब्लड को बॉडी की तरफ, वो वाली जो ब्लड वेजल होती है उसको हम कहते हैं एओर्टा। क्या कहते हैं? एओर्टा। वो एओर्टा फिर आगे नीचे को जाती है हार्ट से और सारी बॉडी तक जो है डिवाइड हो जाती है। अब अगर उसमें कोई स्टेनोसिस आ जाती है, यानी उसमें कोई मसला आ जाता है, तो फिर उसमें हमारे पास जो है ना, इसको हम कहते हैं बिग वेस्कुलर डिजीजेस या बिग वेस्कुलर एंजियोपैथी। अब अगर हम बात करें कि हार्ट की जो बेसिक डिजीजेस हैं, उसमें आपने एक पढ़ी होगी कैट डिजीज यानी CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंजाइना और इवन हार्ट अटैक भी इससे कॉज हो सकता है आपकी डायबिटीज मेलाइटिस से।
अब वो किस तरह हो सकता है भाई? अगर ब्लॉकेज हो गई है, आपका जो ब्लड वेसल है, मेजर ब्लड वेसल्स, वहां पर जो है कोई थ्रोम्बस बन गया, बड़ा क्लॉट बन गया है, कुछ लिपिड लिपोप्रोटीन्स की वजह से, कुछ कार्ब्स की वजह से जो कि अटैच हो गया वहां पे ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में, तो वो क्या करेंगे? वो तो ब्लड को गुजर नहीं देंगे बड़ी वेसल से। जब ब्लड बड़ी वेसल से ब्लड को जाएगा नहीं, तो डेफिनेटली आपका हार्ट जो है वहां पर, उस हार्ट को खुद भी जो है ब्लड प्रोवाइड होगा। आपको पता है कि आपके हार्ट को खुद भी ब्लड की जरूरत होती है। तो वो जो ब्लड होता है जो हार्ट को खुद चाहिए होता है, वो कोरोनरी आर्टरीज की मदद से उसको मिलता है। और कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई डिजीज हो जाए, उसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो हार्ट कैसे दूसरों को ब्लड सप्लाई करेगा? तो अगर हार्ट डिजीज है, तो इट मीन सारी बॉडी डिजीज है। सिंपल वर्ड्स में आपको मैंने ये बात बताई है कि अगर आपको डायबिटीज मेलाइटस होता है, कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन गलती से हो जाती है, सो डेफिनेटली 100% आपकी डेथ हो सकती है। सिंपल। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि अगर वो थ्रोम्बस बन गया है अब हार्ट की उस जो है वेसल के अंदर, जो कि हार्ट को ही ब्लड सप्लाई कर रही है, तो फिर क्या होगा? हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगी, वो ब्लड जो है ना वहां पे जा नहीं पाएगा। जब ब्लड जा नहीं पाएगा तो आपको पेन फील होगी, उस पेन को आप कहते हो एंजाइना। क्लियर हुआ? वो पेन होती है एंजाइना। तो किसकी वजह से हो रही है? ये सारा का सारा रूट कॉज, सारा मॉन्स्टर कौन है? आपका डायबिटीज मेलाइटस है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद क्या है? आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाती है आपकी, ठीक है। और इवन दो कि अगर वो टोटल ब्लॉकेज हो गई तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, और इवन आप डेथ, बिल्कुल डेथ। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपने ब्रेन की, ठीक है, ब्रेन पे चले जाते हैं। तो ब्रेन में आपको पता है कि ब्रेन में भी तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है ना। तो ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, अगर उनमें कोई मसला आ जाए, उसको हम कहते हैं सेरिब्रोवेस्कुलर स्टेनोसिस या सेरिब्रोवेस्कुलर एंजियोपैथी। सेरिब्रो का मतलब होता है आपका ब्रेन, वेस्कुलर वेसल से, यानी ब्रेन की जो वेसल्स हैं, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाए, उसमें स्टेनोसिस हो जाए, उसमें तंगनेस आ जाए, तंगी आ जाए मतलब के, तो फिर क्या हो सकता है? फिर भी आपकी डेथ हो सकती है। यहाँ पे काफी कॉन्शियस माइंड्स जो है ना आपका स्टॉप हो सकता है इन सब चीजों से। सो जो आपका सेरिब्रोवेस्कुलर सिस्टम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो भी इससे अफेक्ट हो सकता है डायबिटीज मेलाइटस से। किस तरह से होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है ना एक आर्टरी है, जैसे ये कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो कि हार्ट की तरफ जो सॉरी ब्रेन की तरफ जो है ना ब्लड लेकर जा रही है, तो फिर सारी जो है ना वेसल्स ब्रेन तक फैल जाती है। अभी हम बड़ी वेसल्स की बात करें कि बड़ी वेसल्स से क्या डिजीज हो सकती हैं, तो ब्रेन में क्या होगा? सेरिब्रोवेस्कुलर एंजियोपैथी हो जाएगी। मतलब वहां पे अगर ब्लॉकेज हो जाएगी, तो ये ब्लॉकेज किस वजह से हो सकती है? मे बी जो है यहाँ पे थ्रोम्बस बन जाए, जो बन रहा था पहले कोरोनरी आर्टरी के अंदर, या वहां पे पहले बना था और उसमें से कुछ पार्ट उतर के, तो वो ट्रेवल करता 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 यहाँ पे आ गया, और सेरिब्रोवेस्कुलर जो सेरिब्रल वेसल जो है उनमें अगर स्टक हो जाए आगे, तो वो तो एम्बोलिज्म कॉज करेगा, जिसकी वजह से आपको फिर डिजीज हो जाएगी, फिर आपको स्टेनोसिस हो जाएगी, और आपका ब्लड वहां पे पास नहीं कर पाएगा, आपका सीएनएस को ब्लड कम पहुंचेगा, तो आपको हाइपोक्सिया हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हुई मतलब इस्कीमिया हुआ, आपको ब्लड कंसंट्रेशन आपके ब्रेन तक पहुंच नहीं रही, तो आप डेफिनेटली क्या करोगे? डाउन होते जाओगे, आपके ब्रेन के फंक्शन स्लो हो जाएंगे, आप स्लो हो जाओगे, डिजीनेस फील होगी, आपको नोजिया वॉमिटिंग आएगी, आपको बैलेंस मेंटेन नहीं होगा आपके बॉडी का। तो ब्रेन तो इज अ बिग थिंग यार, आफ्टर हार्ट ब्रेन इज अ बिग थिंग। या आप कह सकते हो कि जितना हार्ट प्ले करता है रोल अपना, उतना ही जो है ब्रेन करता है, इवन दो कि बॉडी का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर हुआ? तो ब्रेन में भी इस वजह से भी डिजीजेस कॉज हो सकती हैं। तो रूट कॉज क्या है? डायबिटीज मेलाइटस है। अगर हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, चलें फॉर एग्जांपल आपका वही वाली वेसल जो एओर्टा, जहां से मैंने आपको कहा था, जो हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई करती है ब्लड को, वहीं पे कोई स्टेनोसिस, कोई एम्बोलिज्म हो गया, वही वाला, क्योंकि ज्यादा चांसेस होते हैं एम्बोलिज्म होने के। अभी हम बात कर रहे हैं ना कि एंजियोपैथी की, यानी ब्लड वेसल्स की डिजीज की वजह से किस तरह से हमारी सारी बॉडी अफेक्ट हो सकती है ड्यू टू डायबिटीज मेलाइटस। मॉन्स्टर, मैंने कितनी बार ये कि वर्ड बोल दिया, तो सिंपल बात है कि आपको अवेयरनेस इस चीज से होनी चाहिए कि डायबिटीज मेलाइटस कितनी बड़ी बीमारी है, और इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, a lot of diseases, more than 30 diseases मैं आपको काउंट करवा सकता हूं इसकी वजह से। अब देखिए नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल मेरी जो किडनी की तरफ जो वेसल जा रही है, किडनी में ब्लड लेकर, जिसने जो है ना पेशाब बनाना है, अब फॉर एग्जांपल वहीं पे ब्लॉकेज हो गई है, वहां पे जो है ना एम्बोलिज्म क्रिएट हो गया, वहां पे थ्रोम्बिज्म क्रिएट हो गया, स्टेनोसिस हो गई है, या वहां पे हेमोरेज क्रिएट हो गया इस ग्लूकोज की वजह से, कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, वो चाहे इंसुलिन डिपेंडेंट हो या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, कोई भी दोनों टाइप की वजह से हो सकती है ये सारी डिजीजेस। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि भाई ग्लूकोज की कंसंट्रेशन तो फिर भी इंक्रीज है, वो चाहे टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, या कोई और टाइप हो, इसकी लॉट ऑफ टाइप्स हैं। क्लियर हुआ?
तो अब जो रेनल में जो जा रही है, मतलब आपकी किडनी के अंदर जो ब्लड वेसल जा रही है उसमें कोई स्टेनोसिस हो गई है, तो आपकी किडनी ब्लॉक हो सकती है। इस तरह से किडनी ब्लॉक होगी, सिंपल सारी की सारी किडनी तक ब्लड ही नहीं जाएगा, तो किडनी अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म कर सकती है? किडनी फिल्ट्रेशन कैसे कर सकती है? आपको ब्लड को फिल्टर करके आपके ब्लड से ही केमिकल्स निकालती है, यूरिया निकालती है और आपका पेशाब बना देती है, यूरिन की फॉर्मेशन करती है, तो वो कैसे परफॉर्म हो सकता है? वो परफॉर्म नहीं होगा तो फिर बेटा फिर तो पक्का देता है आपकी, ठीक है, क्योंकि आपको एंड स्टेज रेनल डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब आपका जो आपको नेफ्राइटिस हो सकता है, मतलब आपके नेफ्रॉन सही तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। वो अभी नेफ्रॉन की जब हम बात करते हैं वो किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, उसको हम सेकंड टाइप में पढ़ते हैं। जो हमारी सेकंड टाइप है जो कि ब्लड वेसल की डिजीज है, वो मैंने कौन सी कही थी? एक मैक्रो थी ना, जो अभी हमने जिसकी ये सारी डिजीजेस बताई हैं आपको। अब एक क्या है जो कि माइक्रो है। इस माइक्रो वेस्कुलर जो डायबिटीज मेलाइटस है, इसमें क्या होता है? ये माइक्रोवेस्कुलर जो आपकी एंजियोपैथी है, इसमें क्या होता है? इसमें आपकी जो छोटी वेसल्स है ना, उसमें वो तो है ही छोटी, उनमें तो इजीली जो है ना एम्बोलिज्म, थ्रोम्बिज्म, ये हेमोरेज वगैरह हो सकता है, क्योंकि जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं आपकी बॉडी में वो ज्यादा हो रहे हैं, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह ज्यादा हो रहे हैं। जब ये ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली क्या कॉज होगा? थ्रोम्बिज्म, हेमोरेज, ये सारी इंजरीज कॉज होंगी, इन्फेक्शंस कॉज होंगे। वो किस तरह से इन्फेक्शंस कॉज होंगे? कैटरेक्ट्स कॉज कर सकते हैं, आपका एडीमा हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, कोई सडन ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। जैसे मैं मेजोरिटी की अगर बात करूं ना, तो जितने भी पेशेंट्स है ना, मेजोरिटी में वो सबसे ज्यादा जो उनको मसले होते हैं ना, डायबिटीज वाले जो पेशेंट होते हैं उनको सबसे ज्यादा मसला होता है माइक्रोवेस्कुलर एंजियोपैथी का, मतलब उनकी जो छोटी वेसल्स होती हैं वो जो है ना ब्लॉक हो जाती है। अब देखो फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले जो बात करते हैं, आपने सुना होगा जो डायबिटीज का पेशेंट होता है ना, उसकी जो टांगे होती हैं, अगर वहां पर या कोई बॉडी के पार्ट पे कोई कट लग जाए तो वो कट जल्दी से भरता नहीं, इवन दो कि वो ज्यादा होता जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? ये इस स्मॉल वेस्कुलर एंजियोपैथी की वजह से होता है। और अगर आप कहें फिर भी कि जो आपकी डायबिटीज है ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कंसंट्रेशन या फिर ग्लूकोज के ज्यादा होने की वजह बनता है, जिससे आपका सिर्फ और सिर्फ क्या इफेक्ट होता है? पैंक्रियाज या पित्ता। तो ये सरासर गलत बात है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी का हर पार्ट अफेक्ट हो रहा है। आपको पता है, जैसे अभी मैंने फूड की बात की, तो भाई वो अब डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स पे कट लगा तो फिर उसका पित्ते से क्या ताल्लुक है? तो हर एक चीज को रिलेट करके देखें। डायबिटीज इज द मॉन्स्टर, you should prevent yourself from this monster because it is a silent killer। अच्छा, हम बात कर रहे थे अपनी स्मॉल जो माइक्रोवेस्कुलर एंजियोपैथी है उसमें, उसकी तरफ। तो उसमें हमारे पास क्या है? सबसे पहले फुट में, फॉर एग्जांपल जनरल डायबिटिक पेशेंट है, उसके फुट में कट लग जाता है, तो वो कट बंद क्यों, हील क्यों नहीं होता? तो उसका हीलिंग प्रोसेस फास्ट नहीं है, वो स्लो हो गया। वो किस वजह से? फॉर उसको इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन और बढ़ता क्यों जाता है उसमें? क्यों उसकी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है? मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स होते हैं, उनमें जो इन्फेक्शंस के खिलाफ जो काम करते हैं ना, जैसे आपने व्हाइट ब्लड सेल पढ़ा होगा, ठीक है? व्हाइट ब्लड सेल्स की आगे से टाइप्स होती हैं, मोनोसाइट्स और यानी मैक्रोसाइट्स, और एक और टाइप होते हैं न्यूट्रोफिल्स। ये जो है ना बेचारा होता है। अब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ किसी डायबिटिक पेशेंट को कट लग गया थोड़ा सा, अब क्या हो गया? वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गए। अब उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को तो खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है। भाई इम्यूनिटी नहीं है, कैसे नहीं है? वो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज, वो आते हैं। सबसे पहले न्यूट्रोफिल आता है भाई, वो तो गन लेके आता है अपने साथ, अपने सारे औजार लेके आता है, भाई इसको तो खत्म करके जाना है। बट जो आपका ग्लूकोज है रास्ता, वो रोकता है सारा। क्यों? क्योंकि वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके साथ पहले न्यूट्रोफिल्स ने अटैच होना होता है, अपनी ग्रिप बनानी होती है, फिर उस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ना होता है। अब वो जब अटैच होने लगता है ना, तो ग्लूकोज दरमियान में आ जाता है, और ग्लूकोज उसको स्लिपरी अपीयरेंस दे रहता है, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल अटैच नहीं हो पाता। जब न्यूट्रोफिल अटैच नहीं हो पाता, वो एक्टिव ही नहीं होता। जब वो एक्टिव नहीं होता, लेकिन फिर भी ब्रेन आपको सिग्नलिंग कर रहे कि भाई कुछ है, यहाँ पे कुछ है, तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रोफिल ज्यादा होने लग पड़ते हैं। जब न्यूट्रोफिल ज्यादा होते हैं तो वो अपने साथी को बताता है भाई मुझसे कुछ नहीं हो रहा, तू भी आ साथ। वो साथ भेजता है अपने लिम्फोसाइट्स को, यानी मैक्रोफेज को, ठीक है, सॉरी मैक्रोफेज को भेजता है, बुलाता है। मैक्रोफेज आते हैं, मैक्रोफेज बड़े हो जाते हैं, भाई अल्टीमेट हो गए। अब अल्टीमेट होने का भी क्या फायदा है? वो अपने साइटोटॉक्सिन्स रिलीज करता है। साइटोटॉक्सिन केमिकल्स होते हैं जो कि मजीद न्यूट्रोफिल सेक्रेट करता है। जब मजीद न्यूट्रोफिल भी सेक्रेट हुए, न्यूट्रोफिल तो भाई फिर अटैच नहीं हो रहे, मैक्रोफेज तो फिर कुछ काम नहीं कर पा रहा, उसने न्यूट्रोफिल की कंसंट्रेशन को बढ़ाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अटैचमेंट ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपका जो बैक्टीरियसिडल इन्फेक्शन है वो खत्म ही नहीं हो रहा, या कोई वायरल इन्फेक्शन वो खत्म ही नहीं हो रहा, उस पर जो आपकी इंजरी में चला गया, तो वो बढ़ता जाता है। पहली बात। अब जब इन्फेक्शन बढ़ेगा
तो आपकी इम्यून सिस्टम के सेल्स तो आ नहीं पा रहे, वहां पे अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आ भी रहे तो फिर भी फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाएगा। भाई हीलिंग प्रोसेस स्लो होगा तो आपका जो जख्म है वो बढ़ेगा तो सही, बट कम नहीं होगा। बढ़ेगा क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन फैल रहा है। सो दैट्स वाई फिर क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। ठीक है। सो मैंने फिर बताया ये बात, डायबिटीज मेलाइटिस इज अ साइलेंट किलर, इज अ बिग मॉन्स्टर, सो प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम इट बाय गुड न्यूट्रिशन एंड गुड डाइट। चलो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो छोड़ो इसको, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। माइक्रो की हम बात कर रहे हैं, छोटी छोटी वेजल्स जो है इनका क्या होगा, कोई बात नहीं, एक दो में वेजल्स में आ गया मतलब थ्रोम्बस जमा हो गया तो क्या हो जाएगा, रुकावट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इससे भी बेटा बहुत कुछ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रेन की बात कर लेते हैं, आपके ब्रेन में ना जैसे आपकी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन आता है या कोई सडन एक्शन परफॉर्म होने होते हैं तो आपके ब्रेन एक सिस्टम होता है, ठीक है, आपके ब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वो एक्टिवेट करवाता है किसी चीज को। वो चीज एक टोन है जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक टोन, जो कि कंट्रोल होती है आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। यानी आपका दिमाग और आपकी ये जो रीढ़ की हड्डी के अंदर कुछ नर्व्स प्रेजेंट हैं, स्पाइनल कॉर्ड इसको कहते हैं, ये कंट्रोल कर रहे होते हैं उस फंक्शन को, यानी सडन एक्शन जो आपकी बॉडी में होने होते हैं उसको कंट्रोल करता है। अब क्या हुआ, आपका जो क्या उसे कहते हैं माइक्रोवेस्कुलर डिजीज हुई आपको, मे बी वो माइक्रोवेस्कुलर डिजीज जो है ना सेरेब्रल पोर्शन में यानी ब्रेन के वो वाले पोर्शन पे हो जाए। और मेजर केसेस होते हैं कि मेजोरिटी पे वहीं पे जाते हैं जहां पे एक्शन ज्यादा हो रहे होते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन होती है हर एक चीज की हर एक तरफ। क्लियर हुआ? अब अगर वहां पर अट्रैक्शन होती है उन सेल्स की या ग्लूकोज वहां पे भी तो डेफिनेटली ज्यादा ही होगा, तो अगर ग्लूकोज वहां पर भी ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, वो जिनको प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह वहां पे भी सेक्रेट करेगा, वहां पे भी कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस सेक्रेट करेगा, जिसकी वजह से वहां पे भी थ्रोम्बस बन सकता है। जब थ्रोम्बस बनेगा तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ब्लॉक, जब वो ब्लॉक होंगी तो भाई आप सडन कुछ एक्शन परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। मे बी आपकी वो सेंसरी इंफॉर्मेशन भी ना जा रही हो, सेंसरी भी नहीं जाएगी और मोटर भी नहीं जाएगी, आपका हाइपोथैलेमस को तो कोई काम का नहीं ना भाई, वो इन्फेक्शन के खिलाफ आपका इन्फेक्शन और बढ़ गया। सिंपल, अगर मैं कहता हूं आपकी आईज है, एक शुगर पेशेंट को अगर आपने देखना हो ना तो उसकी जो है ना ये जो मतलब ऑर्बिटल वाला पोर्शन होता है, इसको अगर आप नीचे करेंगे ना तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है आपका रेटिना सारा का सारा, ये तो इसमें अगर आप देखें ना छोटी छोटी ब्लड वेजल्स आपको नजर आएंगे। आपकी बॉडी में सबसे छोटी ब्लड वेजल्स ये आपको खुद नजर आती हैं बाय साइट, ये अकेली ऐसी ब्लड वेजल्स है। इससे आप देख के पहचान सकते हो कि जो पेशेंट है उसको अगर वो सिवियर यानी शिद्दत वाली डायबिटीज मेलाइटिस हुई हो, यानी शुगर हुई हो, डायबिटीज हुआ हो, फिर आप क्या करते हो, उसका चेक करते हो। अगर तो उसकी ब्लड वेजल्स रेड हुई हो, या रेड तो होती है मतलब या तो साइज में इंक्रीज कर गई हो या बहुत ज्यादा हो गई हो, ठीक है। अब देखो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज आल्सो बैड, मतलब ज्यादा हो जाए किसी चीज का वो भी बैड है, आपने ग्लूकोज से देखा है भाई, ये सारा मसला ही तो उसी की वजह से हुआ है। तो ये जो आपकी ब्लड वेजल्स है ये ज्यादा हो जाती है इसकी वजह से, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपकी रेटिनल वेजल्स जो है ना इसमें कैटरैक्ट्स आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, ये कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि आपकी ये जो साइट है ना इस साइट को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी वजह से तो क्या होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट आंखों से भी रह जाते हैं और उनकी सिलरी मसल सही काम नहीं कर पाते, बिकॉज वहां पे क्रिस्टल फॉर्मेशन या थ्रोम्बोसिस अगर हो गई तो फिर वो भी गया काम से। तो दैट्स व्हाई इट इज अ सीवियर केस कि आप कितनी चीजें आपको मैं गिनवा रहा हूं कि डायबिटीज मेलाइटिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, कंट्रोल करना चाहिए। नहीं मैंने तो फिर भी खाना है, मैंने हाई कार्बोहाइड्रेट्स खाने, मैंने हाई जो है कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज लेनी है अपनी बॉडी में, कोई गल नहीं हुंदा ते मरदा ते मरे बंदा। नो, इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। अगर आप नेफ्राइटिस की बात करें तो भाई आप अगर यूरिनेट ही नहीं कर पा रहे, आपकी किडनी डिस्ट्रॉय हो गई है, इस माइक्रोवेजल एक अंदर किडनी के अंदर लाखों 1.2 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं आपकी एक किडनी के अंदर, और 2 किडनी हो गई तो 2.5 तो हो गए ना, 2.5-4 तो हो गए ना, 2.5-4 बिलियन नेफ्रॉन्स। अगर 1-2 नेफ्रॉन्स में ये नेफ्राइटिस हो जाए तो वो इफेक्ट करता है सारी, क्योंकि ग्लोमेरुलस सबके अटैच हुए होते हैं। जब ग्लोमेरुलस अटैच हुए होते हैं तो वो ग्लोमेरुलस क्या करते हैं, वो एम्बोलिज्म यानी थ्रोम्बिज्म कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको बीमारी हो जाएगी नेफ्राइटिस। इसको आप फिर नेफ्राइटिस हो जाएगी ना, आपके नेफ्रॉन सही तरह काम नहीं करेंगे, आपका पेशाब सही तरह से नहीं भरेगा, यूरिनेट ही नहीं हो मतलब यूरिनेशन परफॉर्म नहीं होगी क्योंकि यूरिन नहीं बन रहा, ठीक है। आप सिंपल जो है ना एसेंशियल कंसंट्रेशन एसेंशियल कंपोनेंट्स को ही रिलीज करने लग पड़ोगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी में एक डिजीज होगी जिसको आप कहोगे एंड स्टेज रेनल डिजीज, यानी कि आपकी किडनी फेल गए आप भाई। अब क्या करना है,
अब तो देर इज ओनली थिंग कि आप जो है अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवा लो, लेकिन क्या क्या करवाओगे ट्रांसप्लांट? अपनी बॉडी की हर एक चीज तो आप खो चुके हो इस डायबिटीज मेलाइटिस जैसे मॉन्स्टर की वजह से। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अगर आपने एक और चीज महसूस कर रही हो कि आपको मतलब डायबिटीज है सीवियर केस में या नहीं है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें डायबिटीज में पेशेंट को ऐसा भी देखा गया कि उसके थूक में जो है ना ग्लूकोज की कंसंट्रेशन आना स्टार्ट हो जाती है, यानी ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है कंसंट्रेशन, वैसे तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है ग्लूकोज की। तो इट्स अ मेजर सिम्टम कि भाई चेकअप करवाओ। और चेकअप करवाना क्या होता है, एक छोटा सा डिवाइस होता है भाई, 1500-2000 का आता है, उसको खरीद लो। अपने घर के हर पर्सन जो बड़े हैं, एजड, जो यंगस्टर्स होते हैं उनको भी देखो, बिकॉज यंगस्टर्स की भी डिजीजेस हैं। डायबिटीज मेलाइटिस की कोई 7 से 8 टाइप्स हैं मेजोरिटी में, ये भी टाइप्स हैं इसकी जो कि यंगस्टर्स को भी जो है ना अफेक्ट कर सकती हैं, जो कि एल्डर्स को भी अफेक्ट कर सकती हैं, किसी भी एज को अफेक्ट कर सकती हैं। मूडी एक टाइप है इसकी, एक लैडा एक टाइप है इसकी, जो कि यंगस्टर्स को और एल्डर्स को अफेक्ट कर सकती है। सो प्रिवेंट करें, हर एक चीज को अपनाएं, अच्छी डाइट यूज करें, बेस्ट न्यूट्रिशन यूज करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको इस जो है ना बीमारियों से, इस जैसे इम्तिहानात से दूर रखें। बट प्रायोरिटी ये है कि अगर आप बचोगे तो फिर अल्लाह आपको बचाएगा, कोशिश करोगे तो फिर अल्लाह आपकी मदद करेगा। इन सब से प्रिवेंट रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।